Hello students, Pranam, good morning and welcome to Rajmadhav Vidya Vihar online classes. This is your economics lecture, chapter number 1, economics and introduction. ओके लास्ट टाइम हमने बहुत सारे थिंकर्स या आप इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं, उनकी हमने डेफिनेशन देखी. ठीक है, डेफिनेशन जैसे कि मार्शल की हमने देखी, लायनल रॉबिन्स की हम लोगों ने देखा. तो इन सब की जो हम लोगों ने डेफिनेशन देखी, सैमुअल्सन की, पॉल सैमुअल्सन की हमने डेफिनेशन देखी, तो बेसिक उसमें यही निकलता है कि ज़्यादातर इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं कि स्टडी ऑफ अ मैनकाइंड बिहेवियर, या फिर जो इंसान इंडिविजुअल एक पर्सन उसका जो बिहेवियर है उसको स्टडी करना, और वो जो डे टू डे लाइफ में जो भी काम करता है उसको भी ऑब्जर्व करना, उसको भी स्टडी करना. ठीक है, और उसके बाद अपने बिहेवियर से वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है और अपनी जो वेल्थ बनाता है, अपनी जो इनकम बनाता है, उसको स्टडी करना, इसको बेसिकली इकोनॉमिक्स कहते हैं. अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स जब आप नाम पढ़ते हैं तो जैसे हम लोग कंप्यूटर में या कुछ इस तरीके से जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, लाइक माइक्रो पार्टिकल्स बोलते हैं, है ना. माइक्रो पार्टिकल्स का क्या मतलब होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स, एकदम छोटी छोटी चीज़ें, एकदम छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उसको माइक्रो कहा जाता है. ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो बहुत छोटी छोटी होती है? ऐसा नहीं होता है. ये नेचर या ये जो है स्टडी की बात हो रही है. तो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के बीच का डिफरेंस हम देखेंगे, दोनों समझेंगे होता क्या है. बट इजी वे में मैं पहले समझा दूँ अगर, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब बहुत ही छोटे डेटा की स्टडी. मतलब एक इंडिविजुअल, किसी भी एक इंडिविजुअल कंपनी या एक इंडिविजुअल कोई आदमी, इंसान, ह्यूमन, उसका स्टडी करना, उसके बिहेवियर को स्टडी करना. और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बिग डेटा, बड़ी इन्फॉर्मेशन की स्टडी करना. कुछ बड़े इन्फॉर्मेशन, कुछ बहुत सारे डेटा कलेक्शन करो और उसकी स्टडी करो, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है. और माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही छोटा, इंडिविजुअल, मतलब पर्सन टू पर्सन अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो माइक्रो हो जाता है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में आपका फर्स्ट लेक्चर है, आपको इकोनॉमिक्स समझना है, तो एनालिसिस की बात हो रही है. तो इकोनॉमिक एनालिसिस इज डन टू स्टडी, देखो, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. समझ में आ रहा है क्या कहा यहाँ पे? कि इंडिविजुअल, अकेले इकोनॉमिक यूनिट्स एज वेल एज टू स्टडी द इकोनॉमी एज होल. ठीक है, इकोनॉमी को पढ़ते हैं और कोई भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को ले लिया जाता है. जैसे कोई कंपनी हो गई, कोई एक फर्म हो गई, ठीक है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उसको देखना, उसको एनालिसिस करना, उसको स्टडी करना. Hence, for the purpose of analysis, the entire study of economics is classified into. होता क्या है कि इस तरीके की जो स्टडी की जाती है, तो पूरी की पूरी इकोनॉमिक स्टडी को, ये पूरी एंटायर स्टडी को, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी और एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी, है ना. फिर से कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? वो एनालिसिस करता है इंडिविजुअल, अकेले कोई भी एक यूनिट की इकोनॉमी को. ठीक है, उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो लॉस है, उसमें जो जितनी भी कैपिटल लगा हुआ है, जो भी है, वो सब कुछ को स्टडी करता है. इट स्टडीज़ द रैशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. मतलब कि क्या करता है ये? रैशनल बिहेवियर ये स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट का. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी एनालिसिस यूजेज द प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म. ठीक है, मार्जिनलिज्म टू एनालिसिस हाउ इंडिविजुअल यूनिट मेक डिसीजंस. और क्या करता है ये? पहला तो कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में. और माइक्रो इकोनॉमिक्स और क्या एनालिसिस करता है? मार्जिनलिज्म, मतलब एक इंसान अपने डिसीजन को किस लेवल तक लेकर जा सकता है, तो मार्जिन. ठीक है, तो उसके प्रिंसिपल को स्टडी करता है ये, कि एक इंसान एक कंपनी कितने अपने डिसीजन को किस लेवल तक लेकर जा सकती है. ठीक है, उसको ये स्टडी करता है.
द यूनिट ऑफ डिमांड एनालिसिस इज़ द कंज्यूमर। किसी भी चीज़ को, जो भी देखो, कंज्यूमर और कस्टमर देखने जाओ तो दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है, दोनों ग्राहक मतलब कंज्यूमर और कस्टमर। लेकिन एक कस्टमर कब होता है? कस्टमर आप कब तक हैं? जब तक कि आप किसी दुकान पर जाते हैं कोई सामान लेने के लिए और वहाँ पर आप सामान को देखते हो और उसके बाद में भी आप वहाँ अभी तक आपने कुछ भी चीज़ खरीदी नहीं है, सिर्फ आप देख रहे हो, लुक आउट कर रहे हो आप, ठीक है, चीज़ों को, तो उसको कहते हैं कस्टमर। जब तक आप उस दुकान से कुछ भी खरीदते नहीं हैं तब तक आप उस दुकानदार के लिए उसके कस्टमर हैं। लेकिन जैसे ही आप उसकी दुकान पे से कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं, ठीक है, तो जैसे ही आप उसको खरीदते हैं आप उसके कंज्यूमर बन जाते हैं, मतलब उसके सामान को कंज्यूम करने वाले, यूज़ करने वाले, तो कंज्यूम, तो आप कंज्यूमर बन जाते हैं। ओके, तो जो भी सामान, जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करते हैं, आप बनाते हैं, वो कंज्यूम करने वाला कौन होता है? कंज्यूमर, है ना, कस्टमर, ठीक है, उसको कंज्यूम करता है। दैट ऑफ सप्लाई एनालिसिस इज़ द फर्म। तो फर्म को, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या करना पड़ता है? सप्लाई करना पड़ता है। जितनी ज़्यादा उसकी चीज़ें कंज्यूम होंगी उतनी ज़्यादा उसको सप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एंड दैट ऑफ लेबर मार्केट इज़ लेबर। तो वहाँ पे आता है लेबर का काम फिर। तो सप्लाई अगर जैसे जैसे अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपकी फर्म में या आपकी कंपनी में जो भी चीज़ें बन रही हैं, अगर वो चीज़ का आपका जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी सप्लाई बढ़ा देनी पड़ेगी ऑटोमेटिकली। सप्लाई बढ़ाने में क्या करना पड़ेगा? आपको फिर लेबर यानी वर्कर्स ज़्यादा लेने पड़ेंगे। And according to the state example, subject of price determination of a product in market, equilibrium output level of a firm, marginal productivity and wage determination of labor as a factor of production are studies in microeconomics. Microeconomics में आप क्या क्या पढ़ते हैं? क्या क्या पढ़ते हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन, किसी भी एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन करती है, उसको किस तरीके से रखती है, ठीक है, मार्केट में अपने प्रोडक्ट का। इक्विलिब्रियम आउटपुट, जो फर्म है, जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका आउटपुट लेवल क्या है, उसकी डिमांड कितनी है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, वो किस तरीके से काम कर रही है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल मैंने आपको समझाया आपको कि अपने डिसीजंस, उसके डिसीजंस कितने किस लेवल तक जा सकते हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। वेज डिटर्मिनेशन, ठीक है, वेज डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर, कि आपके पास कितने लेबर हैं, किस तरीके से वर्कर्स आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स जो है किसी भी एक कंपनी का जो है आप अगर स्टडी करते हैं तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक हैज़ सेट साइंटिफिक प्रिंसिपल शोइंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। हर एक इंडिविजुअल यूनिट का साइंटिफिक बिहेवियर बताता है, प्रिंसिपल बताता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप सब कुछ उसके बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीड इश्यूज विच इमर्ज फ्रॉम द एंटायर इकोनॉमिक सेटअप एंड इम्पैक्ट द एंटायर इकोनॉमिक सेटअप। क्या करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? इश्यूज़, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज़ होते हैं, विच इमर्ज का मतलब होता है मिक्स होना, उसमें जुड़ जाना, फ्रॉम द एंटायर इकोनॉमिक सेटअप, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही होगी अगर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है तो वो उसी में ही इमर्ज होती है। एंड इम्पैक्ट द एंटायर इकोनॉमिक सेटअप, तो जो भी प्रॉब्लम है वो पूरे के पूरे इकोनॉमिक सेटअप पे असर डालती है, ठीक है। तकलीफ़ अगर कहीं एक जगह भी होगी तो वो सब पे असर डालेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन करना, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, ग्रोथ रेट एंड क्या है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ठीक है, ऑफ पॉपुलेशन आर टॉपिक्स स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है, जैसे कि आप क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, ग्रोथ रेट, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है घट रही है, ये सारे के सारे टॉपिक पढ़े जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हैज़ हेल्प्ड टू गिव अ प्रिंसिपल फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट टू इंक्रीज
माइक्रो इकोनॉमिक्स जो एनालिसिस करते हैं, जब एनालिसिस करने के बाद उसको, उस डेटा को जब हम सामने रखते हैं तो हमको पता चलता है, तो मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड कर सकती है कि क्या हुआ है, इंक्रीज नेशन इनकम इंक्रीज़ हुई है, रिड्यूस हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करवा सकते हैं, पॉवर्टी घटा सकते हैं, इन्फ्लेशन और एंड सो ऑन। जो भी प्रॉब्लम्स हमको दिखाई देती है अपनी कंट्री में, वो कंट्री में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। एनालिसिस इसीलिए होता है, मेनली किसी भी चीज़ की स्टडी की होती है, उसको समझने के लिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने के लिए। However, the behavior of individual economic unit impact the macroeconomic parameters. लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल इकोनॉमिक है वो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर पे असर डालते हैं। जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर क्या करते हैं, अब उसको पढ़ते हैं। देखो कि प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक्स में किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा, जो मैं डेटा बोल रही हूँ बार बार, वो डेटा मतलब किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन होता है, उसका मतलब होता है, तो उसको आप कैसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझाया गया है कैसे प्रेजेंट करते हैं। इन इकोनॉमिक एनालिसिस और इन अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स की स्टडी में इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग 3 वेज। 3 तरीके से हम इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव मैनर, बाय द वे ऑफ डेटा टेबल्स, बाय द वे ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ से भी, डेटा टेबल मतलब जिस तरीके से ये बताया गया है ये, और डिस्क्रिप्टिव मतलब उसको लिख के जैसे डिस्क्राइब करना, जैसे ये आपका चैप्टर लिखा हुआ है, जैसे चैप्टर डिस्क्राइब किया गया है ऐसे डिस्क्रिप्टिव मैनर में। तो फॉर इंस्टेंट कोई भी चीज़ को अगर जल्दी से और आसानी से समझना हो तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी, इट्स डिमांड टू स्टेटेड व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, इट्स डिमांड एक्सपांड इन वाइस वर्सा। मतलब कि अगर हम डिस्क्रिप्शन में देखें तो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि रिलेशन जो है बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी, जो सामान है और उसके बीच का जो प्राइस है, उसकी डिमांड पे असर डालता है, उसकी डिमांड पे। अब जैसे प्राइस अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, कितनी भी अच्छी चीज़ है थोड़ी कम बिकेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस लेवल अगर कम है तो क्या होगा, डिमांड बढ़ सकती है। क्वालिटी भी अच्छे दे रहे हैं, थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है तो डिमांड उसकी बढ़ती है। तो व्हेन द प्राइस कमोडिटी फॉल्स, जब प्राइस जो है वो किसी भी चीज़ की घटती है तो उसकी डिमांड क्या होती है, इट्स डिमांड एक्सपांड्स, मतलब उसकी डिमांड बढ़ती है। एंड वाइस वर्सा मतलब ऐसे ही होता है, जैसे प्राइस बढ़ गई तो डिमांड घट गई, अगर प्राइस घट जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, तो ये वाइस वर्सा इसका मतलब होता है। दिस कैन बी शोन मैरिली द प्रेजेंटिंग द डेटा टेबल। अब देखो एक ये हो गया डेटा टेबल, मतलब उसको हमने डिस्क्रिप्शन में समझाया। ठीक है, अब ये हम डेटा टेबल बता रहे हैं कि डेटा टेबल क्या है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो भी चीज़ें हैं उसकी प्राइस है, और इसमें क्या है, डिमांड फॉर द कमोडिटीज़ इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल स्टडी हुई है तो ये इंडिविजुअल में है। तो जैसे कि कोई भी चीज़ है उसकी प्राइस है, जैसे 20 है, 15 है, 10 है और 5 है। अब ये डिमांड है, देखो जो 20 रुपीज़ वाली जो चीज़ है यूनिट में, वो 20 यूनिट ही बिकती है। ठीक है, 15 रुपीज़ वाली, उससे कम हुआ 5 रुपये कम, वो 40 बिक जाती है सेम चीज़। अगर 10 रुपये वाली चीज़ है तो 60 हो जाता है, और 5 रुपये वाली तो 80। तो सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ बिकी, तो सबसे ज़्यादा 5 रुपीज़ वाली चीज़ बिकी। मतलब प्राइस जैसे जैसे घटती है वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ जाती है। सेम एज यहाँ पे हम डायग्राम और ग्राफ, इससे भी हम समझ सकते हैं किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ की डिमांड। ठीक है, अब आपको पता होगा ये कि जो है एक्स एक्सिस, ग्राफ में इस तरीके से 2 एक्सिस होते हैं, उसमें एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, डिमांड्स हमेशा ईयर, डिमांड, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, और वाई एक्सिस पे प्राइजेस, रेन, ओके, पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो अब आप देख सकते हैं तो क्या हो रहा है, हम किस तरीके से बताएंगे। जैसे प्राइस है तो आपने टेबल में देखा तो फर्स्ट की प्राइस कितनी थी, 20 थी, तो उसकी डिमांड कितनी थी, 20 थी। तो आपने पॉइंट लगाया, ऐसे आप लाइन भी कर सकते हैं लेकिन आपने पॉइंट लगाया। ठीक है, आप इस तरीके से बार भी बना सकते हैं। तो यहाँ पॉइंट लगाया, अब इसके बाद आपने ये बार बना दिया एक, ठीक है, एक जस्ट समझाने के लिए। उसके बाद सेकेंड उसकी प्राइस हुई थी 15 रुपीज़, तो उसकी जो है जो डिमांड थी वो 40 हो गई।
ओके, उसके बाद उसकी प्राइस हुई थी 10, तो उसकी डिमांड हो गई थी 60। उसके बाद हुई थी उसकी प्राइस 5, तो डिमांड हो गई थी 8। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप बार भी बनाते हो तो भी इस तरह से बनता है, और कोई एक सीधी लाइन भी करते हो, कर्व भी करते हो ग्राफ में, तो इस तरीके से बनता है। समझ में आया? तो ये जो साइड में यहाँ पे जो समझाया गया है वो सेम यही चीज़ें समझाई गई हैं। तो डायग्राम में आप इस तरीके से किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द डायग्राम। डायग्राम से क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है समझना, कंपैरिजन करना बहुत ही ईजी होता है समझना कि प्राइस रेट कैसे कम हो रही है और घट रही है ना। ठीक है, अब आता है कि स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। इस लेक्चर को, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही, और इसको आप फिर से एक बार माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप फिर से एक बार समझ लीजिए और रीड कर लीजिए। तब तक हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। प्रणाम।